मूवी की स्टार्टिंग में हमें अफगानिस्तान का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा फ्यूचर आयरन मैन टोनी स्टार्क यूएस मिलिट्री के साथ वेपन्स की एक डील करके वापस जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उनके व्हीकल्स पर कुछ मिसाइल्स फायर होती हैं जिस वजह से वहां पर हड़बड़ी मच जाती है। टोनी गाड़ी से निकलकर अपने दोस्त को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी एक मिसाइल उसके पास आकर गिरती है जो उसी की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री की थी। मिसाइल फटने की वजह से कुछ लोहे के छर्रे उसके सीने में घुस जाते हैं और टोनी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। लॉस वेगस में टोनी के लिए एक अवार्ड फंक्शन रखा गया था। वहां पर टोनी का दोस्त जेम्स सबको टोनी के बारे में बता रहा होता है कि टोनी एक मशहूर साइंटिस्ट हार्वर्ड स्टार्क का बेटा है जिन्होंने काफी कम एज में ही हथियार बनाना शुरू कर दिया था। टोनी भी उनकी तरह ही काफी इंटेलिजेंट है। टोनी ने 4 साल की एज में पहला सर्किट और 6 साल की एज में पहला इंजन बनाया था और 17 साल की एज में दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटी MIT से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। हार्वर्ड स्टार्क के मरने के बाद उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर ओबादिया स्टोन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाला और आगे बढ़ाया। 21 साल का होते ही टोनी ने कंपनी की जिम्मेदारी फिर से अपने पास ले ली और उनके कंपनी को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। उसने ऐसे हथियार बनाए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। टोनी ने टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। उसके बाद रोडी अवार्ड देने के लिए टोनी को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन टोनी वहां नहीं था, इसीलिए वो अवार्ड स्टेन ले लेता है। स्टेन सबसे कहता है टोनी की एक खराब आदत है, वो हमेशा काम करता रहता है और मुझे यकीन है कि टोनी इस वक्त भी किसी काम में फंसा होगा, इसीलिए वो अवार्ड लेने नहीं आ सका। और उसके अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो कैसीनो में गुलछर्रे उड़ा रहा था। रोडी भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि तुम अवार्ड लेने क्यों नहीं आए। टोनी कहता है मेरा घर अवार्ड से भरा पड़ा है, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। फिर टोनी जब वापस जाने लगता है तब एक रिपोर्टर आकर उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। टोनी को पसंद आ जाती है वो रिपोर्टर और अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की उसके बेडरूम में होती है और दोनों टेनिस खेल रहे होते हैं। अगली सुबह हम पेपर को देखते हैं जो टोनी की असिस्टेंट होती है। पेपर उस लड़की को वहां से वापस भेजती है और टोनी के पास आकर कहती है कि तुम अभी तक यहीं हो, वो प्लेन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें अफगानिस्तान जाना था। जिस पर टोनी उसे कहता है क्या फायदा ऐसे प्राइवेट प्लेन का जो अपने मालिक के लिए बिना ही उड़ जाए, मुझे लगा वो मेरे लिए इंतजार करेगा। जिसके बाद पेपर उसे जबरदस्ती भेज देती है। एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि रोडी काफी देर से टोनी का इंतजार कर रहा था और टोनी वहां पर पूरे 3 घंटे लेट पहुंचा था। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। टोनी प्लेन को प्लेन नहीं रहने देता और क्लब बनाकर लड़कियां नचवा रहा होता है। पार्टी शार्टी करते करते कुछ देर बाद वो लोग साइट पर पहुंच जाते हैं जहां टोनी मेजर को अपने मिसाइल के बारे में बताता है और उसकी एक शानदार टेस्टिंग दिखाता है। उसके बनाए जेरिको मिसाइल एक ही बार में दुश्मन का पूरा हाइड आउट उड़ा सकता है, इसीलिए मेजर उससे डील कर लेते हैं। टोनी इस डील के बारे में स्टेन को बताता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। रोडी भी उसके साथ गाड़ी में आ रहा होता है, लेकिन टोनी उसे दूसरी गाड़ी में आने के लिए कहता है। उसके बाद हमें फिर से स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहां मिसाइल के फटने से काफी सारे छर्रे टोनी के सीने में घुस जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद टोनी की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक बिस्तर पर पाता है। वो जब पट्टी हटाकर देखता है तो उसे अपने सीने में एक मशीन दिखाई देती है। टोनी वहां खड़े एक आदमी जिसका नाम इनसेन है उससे इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मिसाइल के छर्रों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने तुम्हारे सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाई है। इसी बीच वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम आबू बकार है। वो आकर टोनी से कुछ कहता है लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसीलिए इनसेन उसे समझाता है कि वो तुम्हें उसके लिए जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन टोनी मना कर देता है। जिसके बाद वो लोग टोनी को काफी टॉर्चर करते हैं और कुछ देर बाद उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। टोनी देखता है वो अफगानिस्तान की गुफाओं में फंसा हुआ था और वहां पर उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियार थे, जिसे देख टोनी काफी हैरान होता है कि आखिर इन लोगों को ये मिली कैसे। आबू टोनी से कहता है जेरिको मिसाइल बनाने के लिए तुम्हें जो भी चाहिए वो सब हम देंगे, तुम मिसाइल बना दो और हम फिर तुम्हें आजाद कर देंगे। टोनी को ये बात अच्छे से पता था मिसाइल बनाने के बाद भी ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो कुछ सोचकर उन्हें हाँ कह देता है। उसके बाद टोनी अपना काम शुरू कर देता है और मिसाइल बनाने लगता है, लेकिन वो मिसाइल नहीं बनाता है। सबसे पहले वो अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है और उसके बाद वो इनसेन को अपना पहला आयरन मैन सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और उसे यहाँ से भागने के प्लान के बारे में बता देता है।
इनसेन उसके प्लान को जानकर काफी खुश होता है क्योंकि इन लोगों ने उसे भी जबरदस्ती यहाँ पर कई सालों से बंदी बना रखा था। अब इनसेन आर्क रिएक्टर टोनी के सीने में लगा देता है और आबू भी ये सब सीसीटीवी में देख रहा था। दूसरी तरफ इनसेन टोनी को बता रहा होता है कि जब दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो वो सबसे पहले अपने परिवार से मिलेगा। दूसरी तरफ टोनी कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है। अब टोनी अपने सूट पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम उन सब के लीडर राजा को देखते हैं जो समझ जाता है कि टोनी मिसाइल की जगह कुछ और ही बना रहा है। इसीलिए वो उनके पास जाकर इनसेन से कहता है काफी वक्त बीत चुका है, अब तक मिसाइल क्यों नहीं बनी। इनसेन बहाने बनाने लगता है। टोनी काफी मेहनत कर रहा है लेकिन जेरिको मिसाइल बनाना काफी मुश्किल है और इसमें टाइम लगेगा। राजा समझ जाता है कि ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो एक जलता हुआ कोयला इनसेन के मुंह में डालने लगता है उसे सजा देने के लिए। लेकिन टोनी कहता है मुझे मिसाइल बनाने के लिए उसकी जरूरत है। इस वजह से राजा उसे जाने देता है और दोनों को अगले दिन तक का समय देता है मिसाइल तैयार होने के लिए, वरना इनकी खैर नहीं। टोनी रात भर मेहनत करता है और सुबह तक सूट रेडी कर लेता है। फिर इनसेन टोनी को सूट पहनाने लगता है और दोनों कैमरे से छिपकर ये काम कर रहे थे। राजा को काफी वक्त तक दोनों नहीं दिखाई देते, इसीलिए वो अपने दो लोगों को चेक करने के लिए भेजता है। दोनों जब देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं तब टोनी के लगाए बॉम्ब फट जाते हैं। राजा जल्दी से सबको रेडी होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इनसेन सूट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगता है लेकिन उसमें काफी वक्त लगने वाला था और राजा के आदमी वहां पहुंचने वाले थे, इसीलिए इनसेन उनका ध्यान भटकाने का सोचता है और टोनी को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। राजा बाहर जाता है लेकिन वो बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन तब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था। फिर टोनी राजा के लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। सारे लोग उस पर फायरिंग कर रहे थे लेकिन सूट पर बुलेट्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर टोनी को एक जगह पर इनसेन दिख जाता है और वहीं पर राजा भी उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। टोनी उससे बचकर उसी पर हमला कर देता है और फिर इनसेन को वहीं से चलने के लिए कहता है। टोनी कहता है तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा, तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना है। लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो नहीं बचने वाला था, इसीलिए वो कहता है मैं तुमसे झूठ बोला था कि मेरी फैमिली बहुत पहले ही इसीलिए वो कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी फैमिली तो बहुत पहले ही मर चुकी है, अब मैं उनसे ऊपर ही मिलूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब अपने दोस्त की मौत से टोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आकर वहाँ रखे सभी हथियारों में आग लगा देता है। एक बड़ा धमाका होता है और अपने सूट की मदद से वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस वजह से उसका सूट तबाह हो जाता है। टोनी को पता था उसका दोस्त रोडी उसे खोज रहा होगा, इसीलिए मदद की उम्मीद में वो यहाँ वहाँ भटकने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोडी उसे खोज लेता है और उसके बाद दोनों वापस अमेरिका आ जाते हैं। टोनी को जिंदा देखकर पेपर काफ़ी खुश होती है। फिर टोनी पेपर से कहता है मैं 3 महीनों से गायब था, काफ़ी काम पड़ा हुआ है और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने हैं। फिर टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां पर हम शील्ड के एक एजेंट फिल कॉल्सन को देख पाते हैं जो पेपर को अपना कार्ड देते हुए कहता है उसे टोनी से बात करनी है। पेपर कहती है वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। उसके बाद टोनी वहां सबको बैठने के लिए कहता है और अपने साथ हुई बातों को बताने लगता है। मैंने अपने ही हथियारों से अपने सोल्जर्स को मरते हुए देखा है, वो सब मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए। स्टार्क इंडस्ट्री की बनाई हुई हथियारों से केवल विनाश हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार के अलावा भी इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, इसीलिए अब मैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बंद कर रहा हूँ। इस डिसीजन को सुनकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बात से स्टेन काफी नाराज होता है और वो टोनी को एक जगह ले जाकर कहता है स्टार्क इंडस्ट्रीज अपने हथियारों की वजह से ही जाना जाता है, अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो तबाही देखी है उसके बाद तो मैं हथियार नहीं बनाने वाला, हम इसके बदले कुछ और करने वाले हैं। फिर अपने आर्क रिएक्टर को दिखाते हुए वो कहता है हम आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर फिर से काम शुरू करेंगे। स्टेन कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। टोनी के फैसले की वजह से न्यूज़ में इनका काफ़ी मजाक बनता है। उसके बाद टोनी पेपर को अपने पास बुलाकर उसे पुराना आर्क रिएक्टर निकाल कर नया रिएक्टर जो कि टोनी ने बनाया था अभी उसे लगाने के लिए कहता है। इस काम में पेपर को काफ़ी परेशानियां होती है, लेकिन लास्ट में वो ये कर ही लेती है। पेपर टोनी से कहती है कि आगे से मुझे ऐसे काम करने के लिए बिल्कुल मत बुलाना। एंड टोनी कहता है तो फिर मैं किससे कहूँगा, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। पेपर पूछती है
अब पुराने रिएक्टर का क्या करना है? टोनी कहता है अरे उसकी जरूरत नहीं है, उसे फेंक दो या तबाह कर दो। ये सुन पेपर कुछ सोचती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद टोनी अपने दोस्त रोडी से मिलने जाता है। रोडी यूएस एयरफोर्स का कमांडर होता है और साथ में टोनी का खास दोस्त भी, इसीलिए टोनी उसे अपने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि लोगों के काम आएगी और ये मिलिट्री के लिए नहीं होगा। रोडी उसे समझाता है तुम्हें किसी का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है और उसका प्रोजेक्ट देखने से मना कर देता है। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वो अपने पुराने सूट को मॉडिफाई करने लगता है और टोनी उसका नाम मार्क 2 रखता है। दूसरी तरफ राजा भी टोनी के पुराने सूट को खोज लेता है और उसके टुकड़े समेटने लगता है। फिर हम टोनी को देखते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने सूट को बना रहा होता है। टेस्टिंग के वक्त उसे सूट की खामियों के बारे में पता चलता है। एक दिन जब टोनी सूट को फिक्स कर रहा था तब उसके पास पेपर आकर कहती है तुमसे मिलने के लिए ओबाडिया स्टीन आया है। टोनी जब उससे मिलता है तो स्टेन कहता है बोर्ड मेंबर तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं है, कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। टोनी कहता है मुझे बोर्ड मेंबर से कुछ लेना देना नहीं है और कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स हमारे पास ही हैं, तो कोई शेयर गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जब टोनी वहाँ से जाने लगता है तब स्टेन कहता है बोर्ड मेंबर्स को अपने साइड करने के लिए हमें उन्हें कुछ नया दिखाना होगा, इसीलिए तुम इस आर्क रिएक्टर के कुछ नए नमूने तैयार करो। तब टोनी उसे मना करते हुए कहता है आर्क रिएक्टर सिर्फ मेरे पास रहेगा, किसी और के पास नहीं। स्टेन पूछता है तुम कुछ बना रहे हो क्या, तुम मुझे दिखा सकते हो? टोनी इस पर भी उसे मना कर देता है और उसे घर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। टोनी एक बार फिर से अपने सूट को टेस्ट करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टोनी अपने पूरे सूट को रेडी कर लेता है और उसमें अपने एआई जार्विस को भी अपलोड कर देता है। उसके बाद टोनी एक उड़ान भरता है और आसमान की ऊंचाइयों में जाने लगता है। वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि तापमान नेगेटिव में चला जाता है और उसके सूट पर बर्फ जम जाती है। सिस्टम शट डाउन हो जाता है और टोनी नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो जमीन पर टकराता उससे पहले ही वो जैसे तैसे करके अपने सिस्टम को फिर से ऑन कर लेता है और उसकी जान बच जाती है। और इस चीज से टोनी डरता नहीं है बल्कि इसे और एंजॉय करने लगता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन लैंडिंग करते वक्त उससे गलती हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उसका सूट काफी भारी था। अगले सीन में टोनी फ्रेश होकर जब हॉल में आता है तब उसे पेपर का एक गिफ्ट दिखाई देता है जिसमें उसका पुराना रिएक्टर था। पेपर ने उसे शोकेस में डालकर रख दिया था। ये सबूत है कि टोनी के पास भी दिल है। उसे देखकर टोनी खुश हो जाता है। उसके बाद हम राजा को देखते हैं जो टोनी के पुराने सूट को फिर से बना रहा था। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि अपने सूट में बदलाव कर रहा था। सारे चेंजेस करने के बाद उसका सूट मार्क 3 बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में काफी जाना पहचाना लग रहा होगा। तभी टोनी टीवी में देखता है कि उसके नाम पर एक पार्टी रखी गई थी जिसका इनविटेशन उसे ही नहीं मिला था। अब टोनी फटाक से रेडी होता है और पार्टी में पहुंच जाता है, जिसे देखकर स्टेन काफी हैरान होता है। अंदर जाने पर टोनी को शील्ड एजेंट कॉल्सन मिलता है जो कि टोनी से बात करना चाहता था। टोनी उसके साथ की मीटिंग किसी और दिन पर टाल देता है क्योंकि उसे उसके सामने पेपर दिख जाती है और टोनी उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है। दोनों मजे से नाच रहे थे, लेकिन पेपर को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सारे लोग उन दोनों को ही देखते जा रहे थे। इसीलिए दोनों खुली हवा लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। दोनों मदहोश हो जाते हैं और बस किस करने ही वाले थे कि पेपर अपने होश में वापस आ जाती है और टोनी को एक ड्रिंक लाने के लिए बोल देती है। वहाँ पर टोनी को वही लड़की मिलती है जिसके साथ उसने स्टार्टिंग में टेनिस खेला था। वो लड़की टोनी को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें स्टार्क इंडस्ट्री के हथियार आतंकवादियों के पास थे और जेरिको मिसाइल भी उनके पास थी। टोनी इससे काफी हैरान होता है क्योंकि ये पिछले दिन की तस्वीरें थी और टोनी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। टोनी जाकर स्टेन से इस बारे में पूछता है, लेकिन स्टेन उसकी बातें टाल देता है। अगले दिन हमें टोनी अपने सूट में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए दिखता है और साथ में न्यूज में वो देख रहा था कि गुलमीरा नाम की जगह से नॉर्मल सिविलियंस को आतंकवादी निकाल रहे थे और उन पर जुल्म किया जा रहा था। ये देखकर टोनी को गुस्सा आता है क्योंकि गुलमीरा वही जगह थी जहाँ उसका दोस्त इनसेन रहता था। टोनी अपना सूट पहनता है और सीधे गुलमीरा पहुंच जाता है। सारे आतंकवादियों को मारकर वो सिविलियंस को बचा लेता है और लास्ट में बचे हुए आबू को वो सिविलियंस के हवाले कर देता है। टोनी फिर उनके सभी हथियारों और टैंक्स को तबाह कर देता है। वो दूर से आता हुआ राजा भी ये चीज देख लेता है एंड जब टोनी वापस जाने लगता है तब यूएस मिलिट्री उसे रेडार पर देख लेती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। वो लोग कमांडर रोडी को वहां पर बुलाते हैं और 2 जेट को छानबीन करने के लिए भेज देते हैं। जब टोनी के ऊपर हमला होता है तब वो रोडी को फोन करके बता देता है कि उस सूट के अंदर वही है एंड इस वजह से रोडी उन जेट्स को अटैक करने से मना कर देता है, लेकिन एक जेट टोनी से टकरा जाता है और क्रैश करने लगता है।
टाइम रहते पायलट उसमें से बाहर आ जाता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुल रहा होता है, इसीलिए टोनी उसकी हेल्प करता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ सूट निकालते वक्त पेपर टोनी को देख लेती है और काफी हैरान होती है क्योंकि उसके सूट पर गोलियों के निशान थे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि स्टेन ही वो गद्दार था जो आतंकवादियों को हथियार बेचा करता था। स्टेन ने राजा को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था टोनी को मारने का, लेकिन जेरिको मिसाइल की लालच में टोनी बच गया था। राजा स्टेन को वही सूट दिखाता है और कहता है कि ये सूट काफ़ी पावरफुल है, मैं तुम्हें इसका डिज़ाइन दूंगा, तुम मुझे इस सूट को बना कर दे देना, उसके बाद टोनी को मैं मार दूंगा। लेकिन स्टेन उससे भी बड़ा कमीना था। वो अपने एक डिवाइस की हेल्प से राजा को पैरालाइज कर देता है और उसके सभी आदमियों को मरवा देता है, साथ में सूट को भी चुराकर वहां से भाग जाता है और अब स्टेन सूट को फिर से बनवाएगा। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो पेपर से कहता है तुम स्टेन के ऑफिस में जाकर उसके मेन कंप्यूटर को हैक कर उसका डेटा लेकर आ जाओ, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कौन है और जो टेररिस्ट को वेपन बेच रहे हैं। पेपर ऐसा ही करती है और स्टेन के ऑफिस पहुंच जाती है। कंप्यूटर में उसे सारे सबूत मिल जाते हैं कि स्टेन ही इम्पोस्टर है। उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट सेक्टर 16 के बारे में पता चलता है जिसमें वही सूट होता है। उसे टोनी की सुपारी वाली वीडियो भी मिल जाती है। पेपर जब ये सब कॉपी पेस्ट कर रही थी तब वहाँ स्टेन आ पहुँचता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता और बड़ी चालाकी से पेपर पेन ड्राइव लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके निकलते ही स्टेन अपना पीसी चेक करता है और पता चलता है कि पेपर ने डेटा कॉपी किया है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन पेपर को शील्ड का एजेंट मिल गया था, इस वजह से अब स्टेन उसका पीछा नहीं कर सकता था। स्टेन अपने इंजीनियर विलियम के पास जाकर सूट के बारे में पूछता है। तब विलियम कहता है कि सूट तो तैयार है, लेकिन हम इसे पावर देने वाला रिएक्टर नहीं बना पा रहे हैं। तब स्टेन कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, टोनी ने वो सूट गुफाओं में बिना किसी हेल्प के बनाया था। तब विलियम कहता है लेकिन सर मैं टोनी नहीं हूँ। उसके बाद हम टोनी को देखते हैं जिसे पेपर का कॉल आ रहा था। टोनी फोन उठाता है, उससे पहले वहाँ स्टेन आ जाता है जो टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसके शरीर से उसका रिएक्टर निकाल लेता है ताकि वो अपने सूट को बना सके और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं जो शील्ड के एजेंट के साथ सेक्टर 16 में जा रही थी उसे रोकने के लिए, और वो रोडी को भी फोन करके सब कुछ बता देती है कि स्टेन टोनी को मारने वाला है। जो सुन रोडी टोनी के घर जाने लगता है। हम टोनी को देखते हैं जो मरने की हालत में अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसका पुराना रिएक्टर रखा हुआ था। जैसे तैसे करके वो रिएक्टर को फिर से लगा लेता है। तब तक वहाँ पर रोडी भी आ पहुँचता है। टोनी उसे पेपर के बारे में पूछता है क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा था। रोडी बता देता है कि वो सेक्टर 16 में है। ये सुनकर टोनी फटाक से अपना सूट पहनता है और सेक्टर 16 के लिए निकल पड़ता है। पेपर वहां पहुंच चुकी थी और सारे लोग स्टेन को खोजने लगते हैं, लेकिन तब तक उसने अपना सूट रेडी कर लिया था और रिएक्टर फिट करके वो सूट में बैठ जाता है और पेपर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पेपर उससे बचते हुए बाहर आ जाती है और स्टेन भी उसके पीछे आ जाता है। स्टेन उसे मारने वाला था कि वहां पर टोनी आ जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन टोनी का सूट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका पुराना रिएक्टर उतना पावरफुल नहीं था। टोनी उड़ने लगता है और स्टेन ने भी सूट में काफी मॉडिफिकेशंस करवाए थे, इसीलिए वो भी उड़ने लगता है। अब टोनी को याद आ जाता है कि उसका पुराना सूट बर्फ में जम जाता था, इसीलिए वो फिर से आसमान में ऊपर जाने लगता है और स्टेन भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाने लगता है। स्टेन बर्फ में जम जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसके बाद टोनी भी नीचे आता है, ये सोचते हुए कि स्टेन मर गया होगा, लेकिन स्टेन बच गया था और वो टोनी पर अटैक कर देता है। टोनी जैसे तैसे उससे बचता है और छिपकर पेपर को फोन करके कहता है हम अभी जहाँ है वहाँ एक बड़ा रिएक्टर लगा हुआ है, तुम्हें उसे चालू करना होगा। उसके बाद टोनी फिर से लड़ने के लिए जाता है। उसी बीच पेपर रिएक्टर शुरू कर देती है जिससे वहाँ काफी एनर्जी जनरेट होने लगती है जो स्टेन को अपने चपेटे में ले लेती है और स्टेन रिएक्टर के अंदर ही गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि आयरन मैन ने इस सिटी और गुलमीरा को बचाया था, जिस वजह से सब उसे हीरो मानने लगते हैं। इस बात पर टोनी का इंटरव्यू था। कोल्सन उसे एक स्पीच देता है जो टोनी को सबके सामने कहना था। इन शॉर्ट उसे अपनी पहचान छिपानी थी, लेकिन टोनी सबके सामने जाकर यह ऐलान कर देता है कि वही आयरन मैन है और बस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं निक फ्यूरी को जो टोनी से मिलने आए हुए थे। निक टोनी से कहते हैं इस दुनिया में तुम अकेले हीरो नहीं हो और मुझे तुमसे एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में कुछ बात करनी है। बस एंड क्रेडिट सीन के बाद वाला सीन भी यहीं खत्म हो जाता है। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, नेक्स्ट कौन सी मूवी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन टाटा बाय बाय।